सुप्रभात बच्चों। मेरा नाम विशाखा शर्मा है और मैं हिंदी की अध्यापिका हूँ। बच्चों, आज जो विषय हम पढ़ने जा रहे हैं वह है हिमालय की बेटियाँ, पार्ट 3। तो इस वीडियो के माध्यम से हम हिमालय की बेटियाँ नामक अध्याय पढ़ने जा रहे हैं। अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था। बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई लगती थी। संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियां लगाया करता। बच्चों, अभी हम जानेंगे कि लेखक किसके बारे में बात कर रहे हैं। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थीं। मैं हैरान था कि यही दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती हैं। तो बच्चों, देखा आपने, लेखक हिमालय से निकलने वाली नदियों के बारे में बात कर रहा है और वह हिमालय से निकलने वाली नदियों को हिमालय की बेटियों के रूप में हमारे समक्ष प्रस्तुत कर रहा है। इनका उछलना और कूदना, खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, इनकी यह भावभंगी, इनका यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है मैदान में जाकर। लेखक कह रहा है कि जब वह हिमालय की चोटी पर गया तो उसने वहाँ से निकलती हुई गंगा, यमुना, सतलुज नदियों को देखा। तब वह बहुत शांत स्वभाव में बह रही थी, लेकिन खिलखिलाकर बह रही थी। तो वो कह रहा है कि जब वो मैदान में आ जाते हैं तो तब उनका यह उल्लास कहाँ पर गायब हो जाता है। किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ किसी कली पर, जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता जितना कि इन बेटियों की बाल लीला देखकर। लेखक कह रहा है कि यदि कली क्या होती, फूल की छोटी अवस्था, तो फूल बनने से पहले जब वो कली होती है, जब वह लेखक उसको देखता है तब उसके मन में इतना कौतूहल यानी शोर या विस्मय नहीं होता जितना कि इन बेटियों को देखकर होता है। क्योंकि जब ये हिमालय से निकलती हैं तो इनमें कल कल की ध्वनि होती है, इनका जल बहुत स्वच्छ होता है, साफ होता है और ऐसा लग रहा होता है कि ये हंसती हुई खेल रही हैं। कहाँ ये भागी जा रही हैं? वह कौन लक्ष्य है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है? अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त ही है तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा? बर्फ जली नंगी पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियाँ, बंधुर अधिकताएं, सरसब्ज उत्पत्यकाएं, ऐसा है इनका लीला निकेतन। लेखक कह रहे हैं कि अपने महान पिता जो हिमालय हैं उनका विराट प्रेम पाकर भी यह तृप्त नहीं है, इनका हृदय शांत नहीं है। फिर भी पता नहीं किस लक्ष्य को पाने के लिए ये भागी जा रही हैं, क्या करना चाहती हैं। बर्फ से जली हुई पहाड़ियों पर, छोटे छोटे पौधों से भरी हुई घाटियों से निकलकर ये अपनी खेलती कूदती मैदान की ओर चलती जा रही हैं। खेलते खेलते जब ये जरा दूर निकल जाती हैं तो देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफेदा, कैल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। कौन जाने बुढ़ा हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए कितना सिरधनता होगा। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन के सिवाय उनके पास और रखा ही क्या है। तो लेखक हिमालय को उनके पिता की तरह बता रहे हैं कि जब वो उनकी बदमाशियों को देखता होगा, शरारतों को देखता होगा,
तो वो अपनी नटखट बेटियों के लिए कितना अपना सर खपाता होगा, ये लेखक बता रहे हैं। सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलुज, व्यास, चेनाब, झेलम, काबुल जिसे कुभा भी कहते हैं, कपिशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती हैं। क्यों? क्योंकि सिंधु और ब्रह्मपुत्र जो हैं वो बहुत विशाल नदियां हैं और इन्हीं में से इन नदियों का जन्म हुआ है। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है। दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद ना जाने कब से इकट्ठा होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित हो रही हैं। तो बच्चों, लेखक बता रहे हैं कि हिमालय के ऊपर पूरे वर्ष बर्फ जमी रहती है। वही बर्फ जब सूर्य की गर्मी से पिघल पिघल कर एक एक बूंद इकट्ठा होकर इन महान नदियों का निर्माण करती हैं। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला है। और आपको पता ही है, जितनी भी हमारी नदियां हैं वो निकलकर अंत में उनकी अंतिम अवस्था कहाँ जाके समाप्त होती है? जब वो समुद्र में मिल जाती हैं। तो लेखक समुद्र को भाग्यशाली बता रहे हैं क्योंकि वो पर्वतराज हिमालय की बेटियों का हाथ पकड़ता है, उस समुद्र में उनका संगम हो जाता है। जिन्होंने मैदानों में ही इन नदियों को देखा होगा, उनके ख्याल में शायद ही ये बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती हैं। माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले ना हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ वह रूप कि हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होती। तो बच्चों, लेखक समुद्र को दामाद कहकर संबोधित कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब जैसे लड़कियां होती हैं, जब वो छोटी होती हैं बेटियां, तो वो अपने पिता के घर में रहती हैं और जब वो अपनी यौवनावस्था को पार कर लेती हैं तो वो अपने पति के घर में चली जाती हैं। तो लेखक यही बता रहा है कि हिमालय की बेटियां अब अपने बाल्यकाल को छोड़कर धीरे धीरे मैदानों में आकर बड़ी हो गई हैं और जाकर वो समुद्र में मिल गई हैं। कालिदास के विरही यक्ष ने अपने देवदूत से कहा था, वेत्रवती बेतवा नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना, तुम्हारी वह प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई और सोचा कि शायद उस महाकवि को भी नदियों का सचेतन रूपक पसंद था। दरअसल जो भी कोई नदियों को पहाड़ी घाटियों और समतल आंगनों के मैदानों में जुदा जुदा शक्लों में देखेगा, वह इसी नतीजे पर पहुंचेगा। तो लेखक कहना चाहते हैं कि यदि आप मैदान में ही नदियों का स्वरूप देखेंगे तो आप उनके असली स्वरूप को नहीं पहचान पाएंगे। यदि पहाड़ पे रहने वाले लोग सिर्फ पहाड़ी नदियों को देखते हैं तो उनके लिए कोई रोमांच नहीं होता, क्योंकि उन्होंने समतल मैदानों में नदियों का वो रूप नहीं देखा है। काका कालेलकर ने नदियों को लोकमाता कहा है, किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों के रूप में देख लें तो क्या हर्ज है। और थोड़ा आगे चलिए, इन्हीं में अगर हम प्रेयसी की भावना करें तो कैसा होगा। ममता का एक और भी धागा है जिसे हम इसके साथ जोड़ सकते हैं। बहन का स्थान कितने कवियों ने इन नदियों को दिया है। एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई थी। थोलिड तिब्बत की बात है। मन उचट गया था, तबीयत ढीली थी, सतलज के किनारे जाकर बैठ गया। दोपहर का समय था, पैर लटका दिए मैंने पानी में। थोड़ी ही देर में उस प्रगतिशील जल ने असर डाला, तन और मन ताजा हो गया और मैं लगा गुनगुनाने। अब बच्चों, इस गद्यांश में कवि कह रहे हैं कि काका कालेलकर ने नदियों को लोकमाता कहा है, लेकिन यदि हम इसे प्रेयसी के रूप में या बेटियों के रूप में देख लें तो भी क्या हर्ज है। बहन का स्थान भी हम इन्हें दे सकते हैं। तो
जब कवि सतलुज नदी के किनारे जाकर बैठ गए और दोपहर का समय था, तब उन्होंने यह गीत गुनगुनाया। तो ये मैं आपको पढ़कर बता रही हूँ। जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी, वह मुदित मन हटा खुमारी, जाऊँ मैं तुम पर बलिहारी। तुम बेटी है बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय, प्रकृति नदी के विचित्र तट पर, अनुपम अद्भुत छाप हिमालय। जय हो सतलज बहन तुम्हारी। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको यह अध्याय भली भांति समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।